जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और मेरे भाई, इसका लेवल हम उठा करके ही लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पक्का आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये तो मेरा भरोसा है मेरे भाई, क्योंकि इसका लेवल हम ऑलरेडी बढ़ा करके ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार की, तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और 35 तक। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा आपका कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है। तो भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी बन गया आपका। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो ध्यान दीजिएगा 22 भाग हैं, है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है ना। दूसरा है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो ब्रिटेन का है ना। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो फिर भारत का है। ये सारा फैक्चुअल प्रश्न है जो आपको याद रखना है ना। देखिए, चलिए अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो इसको 6 भाग में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है। पहला है समानता का अधिकार, और इसको आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक रखा गया है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक रखा गया है, ठीक है ना। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक रखा गया है। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक रखा गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 32 में रखा गया है। तो सारा फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछ ले कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, मतलब सिर्फ भारतीयों के लिए है, तो देखिएगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जितना पॉइंट है, ये सब जितना है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ लें कि ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के लिए हैं। व्यक्तियों का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का नागरिक हो उसको ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है देखिएगा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, 25 और 28। 25 से लेकर के 28 तक ये जितने आर्टिकल हैं सभी देश के, मतलब सबके लिए है यह, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ भारतीय नागरिक की, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त है। ओके, चलिए अब यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12। अगर अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में क्या है, आइए हम देखते हैं। देखिए, संघीय सरकार एवं सांसद, इनको राज्य कहा गया है। दूसरा है सभी राज्य के सरकार को राज्य कहा गया है। मतलब राज्य कितने हैं, 28 है ना, तो 28 और उसके बाद से यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो 9 हैं। तो ये जितने भी हैं ना, सभी राज्य के सरकार एवं यूनियन टेरिटरी को राज्य कहा गया है। इसके अलावा पंचायत, नगर पालिका या फिर जिला बोर्ड, इसको भी राज्य कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि एवं संविधान के द्वारा स्थापित सभी प्राधिकारी एवं विभाग, ये सब के सब राज्य हैं। कहने का मतलब इतना हुआ कि जितना भी सरकारी तंत्र है सब क्या है, तो राज्य है। राज्य के अंदर ये सभी आएगा। राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं हुआ, ऐसा नहीं। राज्य का मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी तंत्र के अंदर काम करने वाले हैं वो सब के सब क्या हुए, तो राज्य हुए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 13। अगर आर्टिकल 13 के बारे में पूछा जाए तो देखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि बनाई जाएगी तो वह शून्य मानी जाएगी। ये आर्टिकल 13 कहता है ना। चलिए, अगला पॉइंट है आर्टिकल 14। अगर आर्टिकल 14 के बारे में बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन से, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। तो 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। अगर आर्टिकल 15 के बारे में बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, राज्य किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। किस आधार पे? आधार देखिए आप, पहला है धर्म के आधार पे, दूसरा है जाति के आधार पे, तीसरा है मूल वंश के आधार पर, और चौथा है लिंग के आधार पर, और पांचवा है जन्म स्थान के आधार पर। तो इतने आधार हैं, इस आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। चलिए, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 16। अगर आर्टिकल 16 की बात किया जाए तो इसमें अवसर की समानता है राज्य के अंदर, है ना। राज्य के अधीन नौकरी देते समय किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 16 कहता है। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। और आधार क्या क्या है, तो आधार वही है, देखिए ध्यान से, आधार वही है धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान। इसके आधार पर नौकरी देते समय राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। चलिए, अब है आर्टिकल नंबर 17। अगर आर्टिकल 17 की बात किया जाए तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है या फिर भेदभाव करता है तो इसके खिलाफ दंड बनाने का अधिकार संसद के पास, ये आर्टिकल नंबर 17 कहता है। ओके, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 18। देखिए आर्टिकल नंबर 18, इसमें उपाधियों का अंत है। और अपवाद क्या है, तो सेना या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर या फिर कोई एकेडमी, अगर ये सब है तो आप अपने नाम के आगे पीछे लगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई बाहरी उपाधि है तो आप बिना गवर्नमेंट के आदेश के आप उस उपाधि को धारण नहीं कर सकते, ये आर्टिकल नंबर 18 कहता है ना। चलिए, अगला हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19। अगर आर्टिकल 19 की बात किया जाए, इसमें है क्या, देखिए ध्यान से, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और क्या क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता इसमें है, और क्या है, तो वाणिज्यिक भाषण देने का अधिकार है इसमें, है ना, वाणिज्यिक भाषण देने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में जानने का अधिकार है ना। मतदाता को सूचना का अधिकार है ना। उसके बाद से देखिएगा एक और है, चुप रहने का भी आपको अधिकार है। कब? राष्ट्रगान के दौरान। अगर राष्ट्रगान के दौरान कोई बोलता या फिर बातचीत करता है तो उस पर क्लेम या फिर कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 19 कहता है। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 20। देखिए आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसमें है क्या, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना। अगर आर्टिकल 20(1) की बात करें तो कार्य करने के बाद विधियों से संरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य करने के बाद अगर कोई नया कानून या फिर नया कोई विधि बनता है तो इसके लिए जो आर्टिकल 20 है वो संरक्षण प्रदान करेगा। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का राम नाम का है, उसने चोरी किया, और जब उसने चोरी किया तो उस समय 2 साल का सजा था, ठीक है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद चोरी की ही सजा 20 साल की हो गई, तो उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, मतलब 20 साल नहीं, इसको सजा मिलेगा उसी समय के आधार पर, मतलब 2 साल को ही इसको सजा मिलेगा। तो यही आर्टिकल नंबर 20 कहता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, दोहरी दंड से सुरक्षा। आर्टिकल 20 कहता है दोहरी दंड से सुरक्षा, मतलब एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं, ये बात कहता है। अगर आर्टिकल 20(3) की बात किया जाए, अगर आर्टिकल 20(3) की बात की जाए, इसमें क्या है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 20(3) कहता है। चलिए, अगला हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल 21 में क्या है, समझिए आप। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ओके, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ओके, आर्टिकल नंबर 22 क्या है? तो आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है यह। ओके, चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 23। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार है ना। यानी कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती काम नहीं कर सकता, मतलब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता या फिर जबरदस्ती बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल नंबर 23, है ना। चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 24। अगर आर्टिकल 24 की बात किया जाए तो इसमें क्या है देखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या फिर होटल या फिर रेस्टोरेंट में काम नहीं कराया जा सकता। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये आर्टिकल नंबर 24 कहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 25। अगर आर्टिकल 25 की बात किया जाए तो इसमें अंतःकरण की आज़ादी है या फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना। पहला पॉइंट है हृदय से किसी भी आराध्य को मान सकते हैं आप, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। दूसरा है किसी भी धर्म को मानने की आपको आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की आपको आज़ादी है और उस धर्म के अनुसार आपको आचरण करने की भी आज़ादी है ना। इसके अलावा आपको धर्म के प्रचार का भी आज़ादी है, ये आर्टिकल नंबर 25 कहता है। चलिए अच्छा, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म की या फिर सिख धर्म की या फिर जैन धर्म की, अगर इसकी बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है, ये आर्टिकल नंबर 25 कहता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 25 कहता है। चलिए यदि हम आर्टिकल 26 की बात करेंगे तो इसमें क्या है समझिए आप ध्यान से। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। दूसरा क्या है? तो प्रबंधन का अधिकार है, मतलब कि आप प्रबंध कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको उसमें आज़ादी है, ठीक है ना। और तीसरा है धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं का निर्माण भी आप कर सकते हैं, ये अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 26 देता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 27। अगर हम आर्टिकल 27 की बात करेंगे, इसमें क्या है आप समझिए। राज्य आपको ऐसा कोई भी कर देने के लिए विवश नहीं कर सकता जिस रुपए का प्रयोग आप किसी विशेष धर्म के बढ़ावे के लिए करेंगे, है ना। राज्य कभी कर नहीं ले सकता लेकिन शुल्क ले सकता है, ये आर्टिकल नंबर 27 बोलता है। फिर से पढ़िएगा आप, राज्य आपको ऐसा कोई भी कर देने के लिए विवश नहीं कर सकता जिस रुपए का प्रयोग आप किसी विशेष धर्म के लिए करते हैं, ठीक है ना। राज्य कर को नहीं ले सकता लेकिन शुल्क ले सकता है, ये आर्टिकल नंबर 27 कहता है। चलिए आर्टिकल अगर हम 28 की बात करेंगे, इसमें क्या है देखिए ध्यान से। आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता है आपको, है ना। आर्टिकल 28 अगर 1 की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा ध्यान से आप देखिए, यदि कोई संस्था जिसे राज्य धन, जिसको मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई संस्था जिसे राज्य द्वारा धन दिया जाता है, कट करो पूरा। अगर हम आर्टिकल 28 की बात करेंगे तो इसमें शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता है। ओके, आर्टिकल 28(1) में क्या कहा गया है? यदि कोई संस्था जिसे राज्य द्वारा धन दिया जाता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ये आर्टिकल 28(1) कहता है। ओके, चलिए अगर आर्टिकल 28(2) की बात करेंगे, इसमें क्या है आप समझिए जरा ध्यान से। अगर किसी संस्थान की स्थापना ही इसलिए की गई है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा ही दिया जाएगा, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 28(3), इसमें देखिएगा ध्यान से आप। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था, ऐसे संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, या फिर उपासना के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल नंबर 28(3) कहता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 29। अगर आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो इसमें क्या है आप समझिए जरा ध्यान से। देखिए, भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने संस्कृति को संरक्षित करने का हक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत में स्थित किसी भी संस्थान में प्रवेश देने के लिए मना कोई नहीं कर सकता धर्म या जाति या फिर वंश भाषा के आधार पर, ये आर्टिकल नंबर 29 कहता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 30।
अगर आर्टिकल 30 की बात किया जाए तो इसमें क्या है समझिए। अपनी पसंद के संरक्षण संस्थानों को भी खोलने का अधिकार है और उसे संचालित करने का भी अधिकार है आपको। ठीक है, राज्य अगर किसी संस्थान को फंड देता है तो वह इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक वर्ग का संस्थान है। इतना पॉइंट आर्टिकल नंबर 30 में है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल 31 में क्या है समझिए, आप ध्यान से देखिए। इस समय देखिए आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है। ठीक है ना, फिर यह विधिक अधिकार बनाया गया। मतलब पहले यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे हटा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को कहाँ पे रखा गया है तो आर्टिकल नंबर 300 ए में रखा गया है। ओके, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 32। अगर आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इस अनुच्छेद को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दिए हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32(1) में क्या है इसे भी आप देख लीजिए। यदि ध्यान से देखिएगा, यदि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जा करके आवेदन करने का अधिकार है। ओके, ये आर्टिकल 32(1) में है। चलिए आर्टिकल 32(2) में है। 2 में क्या है वो भी आप देख लीजिए। आर्टिकल 32(2) में क्या है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश दे सकता है। ये आर्टिकल 32(2) कहता है। और क्या है देखिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रेट भी जारी कर सकता है। ये भी आर्टिकल 32(2) कहता है। ओके, और 5 प्रकार के रेट कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार पेक्षा। ओके, चलिए अब बात किया जाए आर्टिकल 33 की। तो आर्टिकल 33 में क्या है समझिए, आप ध्यान से देखिए। आर्टिकल 33, ठीक है, इसमें देखा जाए तो यह हमारी संसद को यह शक्ति देता है कि देश में अनुशासन बनाने के लिए कुछ लोगों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये आर्टिकल 33 कहता है। जैसे पहला है भारत के सशस्त्र सेवा के जवानों को के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, जो लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो लोग लोक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जैसे पीएससी, इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। दूसरा है एनएआई, तीसरा में देखिएगा एनएआई, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी, इनके भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है ना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। ओके, चलिए अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 34। अगर आर्टिकल 34 की बात किया जाए, अगर आर्टिकल 34 की बात किया जाए, देखिए तो 34 में क्या है ध्यान से समझिएगा। यदि भारत के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ यानी सेना की विधि लागू होती है और वहां सेना के लिए, तो वहां पे सेना अपना नियम बना सकती है, ये संसद उसको अधिकार देता है। ठीक है ना, चलिए जैसे मतलब कर्फ्यू के दौरान ये विधि लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 35। अगर आर्टिकल 35 की बात किया जाए तो संसद को यह अधिकार है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बना सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 35 में क्या है, संसद को यह अधिकार है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बना सकती है। ओके, सो अभी खत्म हो गया, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिला होगा, है ना फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए हमें कहना ना पड़े आपको, है ना, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे जो आपके तैयारी के लिए बेहतरीन होगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।